हाय फ्रेंड्स, आज हम कुछ नया पढ़ने जा रहे हैं जिसमें आप देखेंगे ट्वेल्थ फेल जो उपन्यास था, जिस पे अनुराग पाठक ने जिस उपन्यास को लिखा था और फिल्म भी बनी है, खूब चर्चित है। मेरी भी इच्छा हुई फिल्म देखूं पर देख नहीं पाई संयोगवश, और हम पूरा उपन्यास पढ़ के आनंद लेते हैं। फिल्म की झलकियां तो थोड़ा बहुत हमने देख लिया, यूट्यूब पे भी फिल्म है, आप देखिएगा। आइए चलते हैं, पूरा उपन्यास पढ़ेंगे। अगर आज ये पहला वीडियो है, अगर आपको पसंद आएगा तो आप हमें कमेंट करेंगे तो पूरा, जो बहुत बड़ा उपन्यास नहीं है, 175 पेज का है, जिसे मैंने पढ़ लिया है। आइए आप सभी के लिए भी मैं एक बार फिर पढ़ती हूँ और आप सुनिएगा ध्यान से, आनंद लीजिएगा कि एक गरीबी से निकला बालक कैसे अधिकारी बनता है। हम आप अपनी ज़िंदगी से कोरिलेट कर पाएंगे, मुझे उम्मीद है। मार्च की सुबह थी। रात में मक्खियाँ कहीं दुबकी हुई थीं, पर जलता उजाला होते ही फिर से भिनभिनाने लगी मक्खियाँ। घर की छत पर सो रहे मनोज की नींद मक्खियों के बार बार भिनभिनाने से खुल गई। उनका दोस्त विष्णु अपनी छत पर गणित के सवाल हल कर रहा था। गणित के सवाल तो मनोज को भी हल करने चाहिए, क्योंकि आज कक्षा 12 का पहला पेपर गणित का ही है, लेकिन उसे गणित के सवाल बिल्कुल समझ नहीं आते। फिर भी उसने पास पड़ी गणित की किताब उठाई और पढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुछ ही देर में वह समझ गया कि इस तरह किताब पढ़ते पकड़े रहने का कोई लाभ नहीं। मनोज अपनी तारीफ से बहुत उत्साहित होता है, इसलिए जब वह देखेंगे हर बच्चों में ऐसा होता है, उत्साहित होता है। इसलिए जब उसने देखा कि उसके घर के सामने कुएं पर मोहल्ले की महिलाएं पानी भर रही हैं, तो उन्हें प्रभावित करने के लिए वह छत पर टहलते हुए गणित की सवाल ऊंची आवाज़ में पढ़ने लगा। महिलाओं तक उसकी आवाज़ पहुंच गई। एक महिला उसकी तरफ इशारा करके बोली, हमारो मोड़ा बिल्कुल ना पढ़त, एक मनोज है, रात भर छत पर लालटेन से पढ़त रह दो। मनोज का उद्देश्य पूरा हुआ। अपनी तारीफ सुनकर वह खुश हो गया। उसने गणित की किताब नीचे रख दी और गुलशन नंदा का उपन्यास जलती चट्टान खोल लिया। रात को 1 बजे तक लालटेन की रोशनी में पढ़ने के बाद भी उसके क्लाइमेक्स के 2 पेज रह गए थे। उसने 10 मिनट में उपन्यास पूरा किया और बाहर कुएं पर आ गया। महिलाएं अभी भी पानी भर रही थीं। एक बुजुर्ग महिला को कुएं से बाल्टी खींचने में बहुत कष्ट होता था। मनोज ने उसका कष्ट देखकर उसकी बाल्टी भर दी। पुरस्कार में उसे महिला का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, लल्ला तू फर्स्ट से पास होएगा। तब तक उसके सहपाठी विष्णु के पिता पंडित कालीचरण कुएं पर आ गए। गांव के स्कूल में कक्षा 8 तक गणित पढ़ाने वाले पंडित कालीचरण मनोज और उसकी योग्यता को अच्छे से जानते थे। उसे देखते ही पंडित जी बोल पड़े, परीक्षा की तैयारी कैसी है मनोज? गणित में पास होना मजाक नहीं है। फिर पंडित जी ने अपने बेटे विष्णु की तारीफ करना शुरू की। मैंने तो विष्णु से कह दिया है कि फर्स्ट डिवीज़न के से पास नहीं हुआ तो मैं तो उसकी पढ़ाई बंद कर दूंगा। पर मैं जानता हूँ विष्णु गणित में होशियार है, उसके मन में ही पढ़ने की लगन है। मनोज इस सच्चाई को नकार नहीं सका। उसने पंडित जी की मदद के उद्देश्य से उनके हाथ से पानी की बाल्टी ले ली और उनके साथ साथ चलने लगा। उसने पंडित जी से उनके बेटे की तारीफ की। ताऊ, विष्णु जैसा होशियार लड़का तो पूरे जिले में नहीं है। मुझे तो पूरा भरोसा है कि वो इस बार जिले में फर्स्ट आएगा। यह कहते हुए मनोज की आंखों के सामने उसके पिता की धुंधली छवि आई और फिर अचानक विलीन हो गई। हल्की टीस उदासी के रंग में उसके चेहरे पर दिखाई दी। मुरैना जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर जौरा तहसील से एक सटे बिलग्राम में दिन की शुरुआत हो चुकी थी। सामान्य सा यह दिन नया सिर्फ इस बात में था कि आज गांव के कुछ लड़के लड़कियां 12th का पहला पेपर देने जा रहे थे। मनोज जब पंडित जी को उनके घर छोड़कर वापस आया तो उसकी माँ अपने घर के दरवाजे पर 2 महिलाओं के साथ बातचीत में मग्न थी। मनोज द्वारा बुलाए जाने पर माँ ने इशारे से कह दिया, रुक जा, आती हूँ। वह जानता था कि माँ से वार्तालाप जल्दी खत्म करने आने की उम्मीद करना व्यर्थ है, इसलिए वह तैयार होकर परीक्षा देने के लिए निकल गया। बेटी को तैयार होकर जाते हुए देख माँ देहरी पर बैठे बैठे बोली, रुक जा मोड़ा, रजनी ने रोटी ना बनाई का, खाली पेट पेपर देबे मत जा।
माँ ने रोटी बनाने का काम 15 साल की बेटी रजनी को सौंप दिया था और खुद को चर्चाओं में व्यस्त कर लिया था। मनोज की भूख आज मर चुकी थी। उसने गणित की गाइड हाथ में ले ली और बिना कुछ कहे घर से निकल गया। माँ फिर से चर्चा के काम में व्यस्त हो गई। यह गांव तहसील को जिले से जोड़ने वाली सड़क के किनारे बसा था, इसलिए आवागमन की सुविधा से भाग्यशाली था। हर 10 मिनट में मुरैना से जौरा और जौरा से मुरैना जाने आने आने जाने वाली बसें इस गांव से गुजरती थी। सुबह के 9 बजे बिलग्राम की पुलिया पर सवारियों की भीड़ बढ़ने लगी। मनोज पुलिया के पास बने हनुमान जी के मंदिर में हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। वह हनुमान जी की मूर्ति के सामने बुदबुदाया, हे हनुमान जी, गणित में बेड़ा पार लगा देना, तुम्हारा ही सहारा है। हनुमान जी से गणित में पास कराने की प्रार्थना करके जब वह पुलिया पर आया तो वहाँ पहले से विष्णु और उसके पिता पंडित कालीचरण बस का इंतजार कर रहे थे। पुलिया पर बैठे एक लड़के ने पंडित कालीचरण से पूछा, पंडित जी, क्या विष्णु को नकल कराने जा रहे हैं हो जौरा जा रहे हो जौरा? पंडित जी विष्णु की परीक्षा दिलाने ले जा रहे थे। इस तरह का व्यंग सुनकर उन्हें पीड़ा हुई। पंडित जी नाराजगी के स्वर में बोला, ना तुम लोगों ने कभी स्कूल का मुंह देखा, न ही किताबें पढ़ी, तुम लोग क्या जानो पढ़ाई क्या होती है। इतना कहकर पंडित जी ने अपनी नज़र घुमाकर उस दिशा की ओर कर ली जहाँ से बस आने वाली थी। हार मानना इस गांव में किसी ने न सीखा था। पुलिया पर बैठे लड़के पंडित जी के द्वारा किए गए अपमान से तिलमिला गए। पढ़ के न थानेदार हो न पढ़ के न थानेदार हो तो कहूँ मास्टर बन के ऐसे स्कूल में गिनती पहाड़ा बुलवाएंगे। उनमें से एक लड़के ने सड़क के उस पार बने स्कूल की तरफ इशारा करके कहा। मनोज ने देखा कि माहौल बिगड़ रहा है तो उसने लड़कों से कहा, मास्टरी तो बड़ी नौकरी है, मेरी लग जाए तो मज़ा ही आ जाए, पर उसके लिए 12th पास करना ज़रूरी है। तुम कैसे करोगे मनोज? सुना है इस साल एसडीएम नकल नहीं होने देगा। एक दूसरे लड़के ने मनोज को नई जानकारी दी। मनोज की उम्मीद नहीं थी कि परीक्षा शुरू होने के पहले इस तरह की बुरी खबर सुनने को मिलेगी, लेकिन उसने अपने मन को दिलासा दिया कि नकल इस तरह से खत्म नहीं होगी। पिछले कई सालों से गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जौरा में नकल होती आई है। उसने अपनी 10वीं की परीक्षा भी नकल से पास की थी। तभी धड़ धड़ करता हुआ एक टेम्पो पुलिया पर आकर रुक गया। मनोज का दोस्त बल्ले टेम्पो चला रहा था। तभी टेम्पो के पीछे बालाजी बस सर्विस की 52 सीटर बस भी पुलिया पर आकर रुक गई। बस में लगभग 70 सवारियां भरी हुई थीं। फिर भी उसके 20 साल के दुबले पतले कंडक्टर को बल्ले का 3 सवारी अपने टेम्पो में बिठाना अखर गया। कंडक्टर ने बल्ले से दबंग और धमकी भरी आवाज़ में कहा, क्या रे, कितनी सवारियां बिठाएगा रे? 3 सवारी एक्स्ट्रा बिठाई लई है, उतार बिने बे मेरी सवारी हैं। पिछले कुछ महीनों से इस सड़क पर 3-4 टेम्पो चलते थे। बस ऑपरेटर इस बढ़ती प्रतियोगिता से आहत थे। टेम्पो के कारण बसों को नुकसान होता था, इसलिए बस और टेम्पो के संघर्ष इस सड़क पर खूब बढ़ने लगे थे। तू काम कर अपना, जे मेरा गांव है, बस ना चला पावेगी तेरी। बल्ले अपने गांव में शेर बन गया। लेकिन बालाजी बस का मालिक धन और राजनीति के ताकतवर था। आरटीओ और दरोगा सभी उसके इस प्रभाव को मानते थे, इसलिए उसका स्टाफ सीमा से अधिक सवारी ढोना अपना विशेषाधिकार मानता था। विवाद बढ़ता देख गांव के कुछ लोग भी टेम्पो के पास आ गए। गांव में एकता दिखाने का अच्छा मौका था। यह बस कंडक्टर अकेला पड़ गया। बस में बैठे ड्राइवर ने कंडक्टर को वापस बुला लिया था। अधेड़ उम्र के ड्राइवर ने अपने अनुभव से यह सीखा था कि जब किसी गांव में अकेले घिर जाओ तो वहां से भाग लेना ही सही रणनीति है। बाद में अपने इलाके में इस संघर्ष को घसीट कर लाने की कोशिश करनी चाहिए। कंडक्टर भुनभुनाता हुआ वापस बस में चला गया। कंडक्टर बस के गेट से लटकते हुए बल्ले को चेतावनी देते हुए चिल्लाया, जाओ सड़क पे टेम्पो चलाओ, भुला देंगे, होश में रहिए। इस चेतावनी का जवाब बल्ले ने भी ऊंची आवाज़ में दिया, गांव में से बस का निकाल पाओगे, ध्यान रखियो। इतना कहकर बल्ले ने टेम्पो को टॉप गियर डाला और टेम्पो धड़ धड़ करता जौरा की ओर बढ़ गया।
गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के गेट के पास मनोज, विष्णु और पंडित कालीचरण उतर गए। मनोज और विष्णु स्कूल में चले गए और पंडित कालीचरण विष्णु को सुरक्षित स्कूल पहुंचाकर अपने किसी रिश्तेदार के घर की ओर रवाना हो गए। गांधी स्कूल के संचालक जगत सिंह ने बहुत मेहनत के बाद 12th बोर्ड परीक्षा का सेंटर अपने स्कूल में कराया था, जिस कारण उनके स्कूल में विद्यार्थी की संख्या क्षमता से अधिक बढ़ गई थी। विद्यार्थियों के झुंड भय, आश्चर्य और आनंद के मिले जुले भाव के साथ स्कूल में प्रवेश कर रहे थे। संचालक जगत सिंह अपने कमरे की खिड़कियों से आशीर्वाद की नज़र से इन झुंडों को देख रहे थे। आज नकल कराने का जिम्मा गणित के शिक्षक दुबे जी पर था। नकल कराने के लिए प्रत्येक क्लास में जाना उनके लिए असुविधा का काम था, इसलिए स्कूल के मैदान में टेंट लगा दिया गया था। नीचे टाट पट्टियां बिछाई गई थीं, जिस पर विद्यार्थी बैठ गए थे। मनोज घंटी बजने का इंतजार करने लगा। घंटी बज गई, पेपर बंट गए। मनोज ने पेपर को जमीन पर रख दिया और सभी के साथ अपने गणित के सर दुबे जी का इंतजार करने लगा। दुबे जी ऑफिस में बैठकर प्रश्न पत्र हल कर रहे थे। एक प्रश्न हल करने के बाद उसे ब्लैक बोर्ड पर उतरवाना, फिर दूसरे उत्तर की सप्लाई करना मेहनत का काम था। अभी दुबे सर द्वारा दिया गया पहला उत्तर ब्लैक बोर्ड पर उतारा ही जा रहा था कि स्कूल के बाहर हलचल हुई। एक सफ़ेद रंग की पीली बत्ती लगी बोलेरो स्कूल के कंपाउंडर में आकर रुक गई। पुलिस की वर्दी में 5 सिपाही सीधे परीक्षा वाले मैदान में पहुंच गए। पुलिस को देखकर दुबे सर पहले तो हड़बड़ाए, फिर उन्हें लगा कि यह तो औपचारिक चेकिंग है जो हर साल पहले पेपर के दिन शासन द्वारा की जाती है। पर जब पुलिस के सिपाहियों ने लड़कों से गाइड नकल की पर्चियां आदि लेकर एक बोरे में भरना शुरू किया तो दुबे को यह समझते देर नहीं लगी कि मामला गंभीर है। दुबे जी ने घबराहट में बीड़ी सुलगा ली। वह ब्लैक बोर्ड डस्टर से साफ कर भाग लिए और स्कूल के संचालक जगत सिंह के पीछे खड़े हो गए। सभी विद्यार्थियों को भरोसा था कि 10 मिनट की कवायद के बाद पुलिस चली जाएगी। उसके बाद उत्तरों की सप्लाई फिर से शुरू हो जाएगी। इसी भरोसे से विद्यार्थियों ने धैर्य बनाए रखा था, लेकिन 10 मिनट बीत गए, मामला सेटल नहीं हुआ तो विद्यार्थियों की बेचैनी बढ़ने लगी। उनके ऊपर फेल होने का खतरा मंडराने लगा। आज के इस रंगमंच के केंद्र में खड़े एक युवक की ओर इशारा करते हुए एक लड़का बोला, ये तो एसडीएम राघवेंद्र सिंह है। राघवेंद्र सिंह ने जगत सिंह से कहा, आपको शर्म आनी चाहिए, आप खुलेआम नकल करा रहे हैं। घबराए हुए लड़के और अधिक घबराए गए राघवेंद्र सिंह के तेवर देखकर मनोज को लगा कि उसका यह साल तो गया। एक सरकारी अधिकारी की ताकत देखकर मनोज को आश्चर्य हो रहा था। एसडीएम का रौब रुतबा गजब का था। हमेशा अपनी दबंगई में रहने वाला जौरा थाने का थानेदार कुशवाहा भी अपने से आधी उम्र के एसडीएम के सामने हाथ बांधे खड़ा था। लड़के एसडीएम को कोस रहे थे। जगत सिंह को समझ नहीं आ रहा था कि उनकी नकल की जमी जमाई सेटिंग एक एसडीएम ने कैसे बिगाड़ दी। जगत सिंह ने स्कूली शिक्षा के ज्वाइंट डायरेक्टर को फ़ोन लगाया और एसडीएम की करतूत गुस्से में कह सुनाई। ज्वाइंट डायरेक्टर एसडीएम की कार्यप्रणाली से परिचित था। उसने कहा, राघवेंद्र सिंह का कोई इलाज नहीं। ऐसे अधिकारी ही होते हैं जिन्हें जमी जमाई व्यवस्था को जानने में मजा आता है। जौरा के बुरे दिन आ गए हैं। मैदान उजड़ गया है। विद्यार्थी चले गए। कापियाँ खाली छूट गईं, पर जुझारू मनोज ने अपनी कापी खाली नहीं छोड़ी। उसने सुना था कि कापी भरने से भी पास हुआ जा सकता है, इसलिए उसने पेपर में पूछे गए सवालों को ही उत्तर पुस्तिका में बार बार लिखकर उसे भर दिया। वह प्रश्नों के बीच बीच में इति सिद्धम लिखता जा रहा था, जिससे यदि चेकर चाहे तो वह इति सिद्धम मात्र पढ़कर उसे पास कर सकता है। अंत में उसने चेकर से निवेदन भी किया कि उसकी दादी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण वह ठीक से पढ़ाई नहीं कर सका, इसलिए यदि उसे पास कर दिया जाए तो वह चेकर को हमेशा एहसान मानेगा। मनोज की परीक्षा का रिजल्ट अभी तक नहीं आया था। एक सुबह बल्ले के घर के दरवाजे पर गांव में क्रिकेट खेलने वाले लड़के प्लेइंग कर रहे थे। मनोज भी इस समूह का अच्छा खिलाड़ी माना जाता था। वह शॉट मारने के लिए नहीं बल्कि बाल को रोकने में माहिर था। जब टीम जल्दी जल्दी आउट होती
थी तब वह क्रीज पर जाकर विकेट गिरने से रोक सकता था। बल्ले ने लड़कों किससे बोलना शुरू किया। आज जौरा में टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। 100 रुपये एंट्री फीस है, 10 रुपये की बाल आएगी, इसलिए सबको 10-10 रुपये देने हैं। मनोज ने मन ही मन सोचा, 10 रुपये कहाँ से आएंगे। वह जानता था कि उसके लिए 10 रुपये जुटाना इतना आसान नहीं है। मम्मी से मांगने पर भी उसे 10 रुपये की कोई उम्मीद नहीं थी। पापा को गए 7 महीने हो गए थे। 7 महीने पहले अक्टूबर में पापा डिडोरी से आए थे, तब मम्मी को 10,000 रुपये दे गए थे। 7 महीने में सब रुपए खर्च हो गए। मम्मी अब उधार मांगकर घर चला रही है। आज तक न पापा आए न उनकी तनख्वाह भेजी, बस इसी भरोसे से घर चल रहा है कि पापा के आने के बाद सब ठीक हो जाएगा। क्रिकेट की मीटिंग में अचानक मनोज के सामने उसके घर की दीनहीन और जर्जर दशा का दृश्य आ गया। घर में घुसने से पहले उसने देखा कि मम्मी पड़ोस की ताई से उनके दरवाजे पर खड़े होकर बातें कर रही है। छोटा भाई दीपक घर में नहीं है, या तो वह सड़क के किनारे पुलिया पर बैठा होगा या बिना कहे किसी बस या टेम्पो में बैठकर जौरा निकल गया होगा। निरुद्देश हमारा घूमना ही उसका शौक है। उसने माँ को अंदर बुलाया। माँ की बैठक भी खत्म हो गई थी, उन्हें मजबूरन घर आना पड़ा। उसने पूछा, मम्मी 10 रुपये दे रही हैं क्या, मैच खेलवे जानो है। मम्मी ने चिढ़ते हुए उत्तर दिया, मुझ पे नहीं है पैसा। तेरे बाप ने तो 7 महीना से मुँह ना दिखायो। मैं उधार मांग मांग कर घर चलाए रही हूँ, कहाँ से लाऊं पैसा। मम्मी पापा को कोसती हुई अंदर कमरे में चली गई। मनोज को लग रहा था कि उसका खेलना अब मुश्किल है, लेकिन मन की निराशा को दूर करते हुए उसने किसी उम्मीद के भरोसे सफ़ेद से मटमैले पड़े मटमैले पड़ चुके कपड़े के जूते पहनने और लगभग दौड़ते हुए बल्ले के घर के बाहर पहुंच गया। आत्मविश्वास से भरा मनोज टीम में सिलेक्शन की उम्मीद लिए तैयार हो कर आ गया था। जौरा के गांधी आश्रम मैदान पर टूर्नामेंट का आयोजन रखा गया था। टीम के बैठने और कमेंट्री के लिए एक टेंट लगा दिया गया था। 50 प्लास्टिक की कुर्सियां डाल दी गई थी। 12 लोगों की टीम में मनोज को छोड़कर सभी ने फीस दे दी थी, इसलिए उनका नाम 12वें खिलाड़ी के रूप में लिख दिया गया था। कमेंट्री की बागडोर जौरा के दयाल बैंड में गाना गाने वाले पप्पू सिंह के हिस्से में आई। उसने कमेंट्री करना शुरू की। हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो मैच शुरू हो रहा है। मैच का मजा लेने वालों से गुजारिश है कि बैठ जाएं। ए लाल शर्ट पिच पे मती चले, एक काली शर्ट वो गाय घूस रही है मैदान में, जल्दी हटा। आंखों देखा वर्णन शुरू हो चुका था। मैच के मुख्य अतिथि एसडीएम साहब काम में फंसे हैं, इसलिए वे बाद में आवेंगे। कमेंटेटर ने घोषणा की। 10 ओवर के मैच में टॉस बिलग्राम ने जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। विरोधी कैलारस की टीम धुआंधार बैटिंग के लिए क्षेत्र में जानी जाती थी। कैलारस के बल्लेबाज बिलग्राम के गेंदबाजों की पिटाई कर रहे थे। 10 ओवर में कैलाश रस ने 112 रन बना लिए। मनोज 12वें खिलाड़ी के रूप में टेंट में बैठा दुखी होता रहा। बिलग्राम की तरफ से बल्ले और प्रकाश ने ओपनिंग की। बल्ले ने पहली 2 बॉल पर 2 चौके जड़ दिए। तभी टेंट में कुछ हलचल हुई। कमेंटेटर पप्पू सिंह ने उत्साह से घोषणा की, मुख्य अतिथि एसडीएम साहब आ गए हैं, मैच रोक दो। एसडीएम राघवेंद्र सिंह ने खेल जारी रखने का संकेत आयोजकों को दे दिया, पर पप्पू सिंह ने बोलना जारी रखा। देवेंद्र अग्रवाल एसडीएम साहब को माला पहनाए। राघवेंद्र सिंह के मना करने पर भी टूर्नामेंट के आयोजक देवेंद्र अग्रवाल ने इसी उद्देश्य के लिए पास रखी माला उनके गले में पहना दी। राघवेंद्र सिंह ने कहा, अरे भाई मैच जारी रखिए, ये स्वागत आवश्यक नहीं है, मैच डिस्टर्ब होता है। मुख्य अतिथि राघवेंद्र सिंह कस्बे के इस मैच को गंभीरता से ले रहे थे। मनोज आज एसडीएम को नज़दीक से देख रहा था। परीक्षा के दिन राघवेंद्र सिंह को नकल रोकने की कार्रवाई से भले ही उसे नुकसान हुआ हो, पर उनके दबंग व्यक्तित्व से वह बहुत प्रभावित हुआ था। उसके अभिवादन पर राघवेंद्र सिंह ने मुस्कुराकर अभिवादन का उत्तर दिया। मैच फिर शुरू हुआ। पप्पू सिंह ने खेल को देशभक्ति से जोड़ते हुए मोहम्मद रफ़ी की 2 लाइनें गा दी।
कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राघवेंद्र सिंह को खेल के बीच गाना सुनने से व्यवधान महसूस हुआ। उन्होंने पप्पू सिंह से कहा, कमेंट्री करो, गाना क्यों गा रहे हो। पप्पू सिंह ने आदेश का पालन करते हुए कमेंट्री जारी रखी। बिलग्राम के 2 विकेट गिर गए। आउट होने वाले खिलाड़ी के खेत में भैंस घुस गई थी, इसलिए वे जल्दी में थे। राघवेंद्र सिंह इस तरह की कमेंट्री सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उनके चेहरे पर नाराजगी की भाव आ गए। 7 ओवर में बिलग्राम के 55 रन में 5 विकेट हो गए थे। एक तरफ से बल्ले 40 रन पर अभी भी खेल रहा था, दूसरी तरफ से विकेट लगातार गिर रहे थे। मनोज को लग रहा था कि इस समय दूसरे छोर पर वह होता तो विकेट बचा सकता था और उसके गांव की टीम आज जीत सकती थी, लेकिन 10 रुपए के अभाव में उसके गांव का सम्मान आज दांव पर लगा हुआ था। वह इसी मानसिक जद्दोजहद में था। तभी अचानक पप्पू सिंह ने अपना माइक कुछ देर के लिए उसे थमा दिया और बहुत देर से रुकी हुई पेशाब करने चला गया। मनोज ने माइक पर अपने मन में चल रही उथल-पुथल को शब्द देने शुरू किए। इस समय विलग्राम की टीम बहुत नाजुक स्थिति में है। कप्तान बल्ले की कमजोर रणनीति उनके लिए परेशानी का कारण बन गई है। उनकी अच्छी बैटिंग के बावजूद दूसरे छोर पर विकेट गिर रहे हैं। इस समय एक ऐसे बल्लेबाज की ज़रूरत है जो दूसरे सिरे पर विकेट रोककर खेल सके, पर विलग्राम की टीम में रुककर खेलने वाला कोई बल्लेबाज नहीं दिख रहा है। कमेंट्री का अंदाज बदल चुका था। मजाक और हंसी की जगह अब कमेंट्री गंभीर विश्लेषण परक हो रही थी। राघवेंद्र सिंह का ध्यान अचानक बदली कमेंट्री की भाषा और विश्लेषण पे गया। वह इस तरह की कमेंट्री से प्रभावित दिखाई दिए। पप्पू सिंह पेशाब करके वापस आ गया था। उसने मनोज से माइक ले लिया। तभी राघवेंद्र सिंह ने आदेश के स्वर में पप्पू सिंह से कहा, उस लड़के को बोलने दो, तुम उधर बैठ जाओ। मनोज को मैच न खेलने का जो दुख था वह एसडीएम राघवेंद्र सिंह द्वारा की गई इस तारीफ से कम हो गया। उसने मैच खत्म होने तक कमेंट्री जारी रखी। अंतिम विकेट गिर गया। बिलग्राम की टीम हार गई। सर झुकाए बल्ले और दूसरे खिलाड़ी वापस स्टैंड की तरफ आ रहे थे। मनोज ने कविता के माध्यम से अपनी कमेंट्री जारी रखी। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बल्ले ने अपनी टीम को अकेले जिताने की भरपूर कोशिश की, इसलिए आज का मैच बल्ले के अकेले संघर्ष के लिए याद किया जाएगा। हार के बावजूद बल्ले के लिए ताली बजनी चाहिए। मनोज की कमेंट्री के कारण सभी लोग बिलग्राम की हार को भूलकर बल्ले की बैटिंग पर ताली बजाने लगे। उसने अपनी कमेंट्री से अपने गांव का सम्मान जौरा में बचा लिया। दोनों टीमों को प्रमाण पत्र बांटने के लिए एसडीएम राघवेंद्र सिंह ने मनोज से कहा, तुम अच्छा बोलते हो, क्या नाम है तुम्हारा। उसने जवाब दिया, मनोज कुमार शर्मा। बिलग्राम की टीम बल्ले के टेम्पो में बैठकर वापस अपने गांव की ओर चल दी। राघवेंद्र सिंह मनोज को दिल पर छा गए। अपनी तारीफ के लिए हमेशा लालायित रहने वाला मनोज को आज भरपूर तारीफ मिली थी। एक दीवानापन सा उसके दिल में छा गया था। मनोज के पिता ओमवीर शर्मा को गांव आए हुए 1 महीना हो चुका था। वेतन के रुके हुए पैसे मम्मी को मिल गए। मम्मी ने उधार पटा दिया, लेकिन वह पापा की आदत जानती थी। उन्हें घर की चिंता कभी नहीं रही। नौकरी पर जाते हैं तो महीनों घर नहीं लौटते। अब घर आए हुए भी उन्हें 1 महीना हो गया, पर नौकरी पर जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। राज्य सरकार की कृषि विभाग में कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर क्या इतनी छुट्टियां मिलती हैं कि 1 महीने नौकरी पर न जाया जाए। माँ ने एक दिन पिता से ऊंची आवाज़ में पूछ लिया, अब नौकरी पे कब जाओगे। पिता को नौकरी करने के अपने अंदाज पर किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं था। उन्होंने ऊंचाई के स्वर में माँ को जवाब दिया, तू काम कर अपना, तू क्या जाने नौकरी कैसे होती है। तेरे खानदान में कौन ने करी है नौकरी, गंवार अनपढ़। माँ को अपने खानदान पर पिता का यह व्यंग्य पसंद नहीं आया। उसने जवाब दिया, मेरे खानदान में तो ना करी, पर तुम कैसी नौकरी कर रहे हो। मैं जानती हूँ, साल भर गायब रहते। यहाँ कौन के भरोसे छोड़ जाते हैं। मैं उधार मांग कर घर चला रही हूँ। लेकिन पिता इस तरह की खरी खोटी से डिंगने वाले इंसान नहीं थे। वे माँ की तरफ ध्यान दिए बिना सरकारी कागजों को पढ़ते रहे। तभी उनका छोटा भाई श्यामवीर आ गया। श्यामवीर ने पलंग पर बैठते हुए अपने बड़े भाई ओमवीर को संबोधित करते हुए कहा, भाई साहब, मनोज फेल हो गए हो।
श्यामवीर को उम्मीद थी कि भाई साहब मनोज के फेल होने की खबर सुनकर दुखी हो जाएंगे, लेकिन पिता अपने भाई की सूचना से अप्रभावित रहे। उन्होंने अपने फैले हुए कागज समेटकर पलंग के नीचे रख संदूक में रखे और उठकर जाने लगे। श्यामवीर ने अपनी खबर को अधिक मसालेदार बनाते हुए फिर से कोशिश की। हिंदी छोड़ सब विषय में फेल हो गए। पिता को देखकर लग रहा था कि उन्हें अपने बेटे के फेल होने की नहीं, किसी अपरिचित के फेल होने की खबर सुनाई गई। सुख दुख क्रोध विषाद से परे उनका चेहरा पूर्वत जड़ बना रहा। फेल पास यश अपयश उन्नति अवनति से परे था। उनका व्यक्तित्व वे श्यामवीर को अनसुना कर बक्से में छोटा सा ताला लगाकर उसे एक दो बार हिला हिलाकर देखने के बाद उस बक्से को पलंग के नीचे सरकाकर बाहर जाने लगे। श्यामवीर मनोज के फेल होने के रोचक विषय पर शायद लंबी चर्चा चाहता, इसलिए उसने फिर से कोशिश की। गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री में 10 नंबर भी ना छू पायो। अंग्रेजी में 50 में से 12 नंबर आए हैं। मजबूत दिल के पिता ने अपने पुत्र के इस प्रोग्रेस रिपोर्ट को भी अनसुना कर दिया। पिता को चुप देखकर माँ ने बोलना शुरू किया, मोड़ा फेल हो गयो और इनके कान पर जू ना रेंगती। पिता ने जब यह उलाहना सुना तो वह सिगरेट सुलगाकर पलंग पर बैठ गए। उन्होंने 2-3 लंबे कस खींचे और श्यामवीर के चेहरे को देखा। श्यामवीर ने अपना अपना अभियान जारी रखा। उसने अपने बड़े भाई को उनके कर्तव्यों के बारे में कुछ भूली हुई बातें याद दिलाना शुरू की। मैं तो पहले ही कही थी कि मनोज को अपने साथ ले जाओ, साथ रहोगो तो कछ पढ़ लेगो, गांव में तो आवारागर्दी ही करेगो है। गयो फेल। मनोज 8वीं क्लास तक पिता के साथ ही रहा था। रायपुर, गरियाबंद और फरसाबाद में पूरा परिवार साथ रहा। लेकिन 4 साल से मनोज, दीपक, छोटी बहन रजनी और माँ को गांव में ही रहना पड़ रहा। पिता और उन्हें अपने साथ डिंडोरी नहीं ले गए। मनोज ने पढ़ाई के लिए सबसे ज़रूरी 4 साल गांव में रहकर बर्बाद कर दी। दीपक को पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी। उसने तो 8वीं के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी। रजनी तो लड़की थी, पिता की नज़र में उसे पढ़ाई की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। पिता को अब श्यामवीर के इस एक तरफा डिस्कशन पर बिल्कुल रुचि नहीं थी। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। डिस्कशन पर बिल्कुल रुचि नहीं रही। उन्होंने पलंग पर बैठे बैठे सिगरेट की राख को छोड़ा और भारी आवाज़ में निष्कर्ष वाक्य में अगले साल है जाओगे पास, इतना कहकर वह लापरवाही से और झूमती हुई चाल से सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। उतरते हुए उन्होंने माँ से कहा, 10 बज गया, नाश्ता कब बनाओगी? भूख के मारबे को विचार है का। मनोज को जब पता चला कि वह हिंदी को छोड़कर सभी विषय में फेल हो गया है, तब वह दुखी होकर पुलिया के किनारे हनुमान जी के मंदिर चला गया। हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठा वह काफ़ी देर तक आंसू बहाता रहा। हिंदी के पेपर में उसे 100 में से 62 नंबर मिल गए थे। हिंदी सरल होने के अलावा उसकी रुचि का विषय भी था। उस उपन्यास, कविताएं, कहानियाँ पढ़ने का शौक था। पर केवल हिंदी अकेले बेड़ा पार नहीं लगा सकती। अंग्रेजी ने भी धोखा दिया। माय बेस्ट फ्रेंड पर निबंध लिखते समय केवल पहली लाइन मनोज ने ठीक लिखी थी, माय बेस्ट फ्रेंड इज़ राकेश। इसके बाद उसे टूटी फूटी गलत स्पेलिंग और गलत टेंस का सहारा लेना पड़ा। वह 2-3 लाइन के आगे नहीं लिख पाया। मंदिर से बाहर निकलकर वह अपने दोस्त राकेश के घर चला गया। दुखी मनोज को राकेश ने सांत्वना देते हुए कहा, अब तो दिन भर है गयो, कब तक मुँह लटकायो रहोगो? अगले साल पास हो जाओगो। कुंभ का मेला नाने जो 12 साल बाद आवेगो। हर साल परीक्षा होएगी। विष्णु फर्स्ट डिवीज़न से पास हो गया था। उसे अपने पास होने की खुशी थी। मनोज को सांत्वना देना उसकी मजबूरी थी। उसने मनोज से कहा, मैंने तो पहले ही कही थी कि तुम पढ़ लो, नकल को भरोसे ना रहो। मनोज ने विष्णु को समझाइश का उत्तर देते हुए कहा, मैं समझ ही ना आयो गणित के सवाल कैसे पढ़ लूँ। तीनों मित्र बातें करते करते मनोज के दरवाजे के सामने कुएं पर पहुंच गए। कुएं पर महिलाएं पानी भर रही थी।
बूढ़ी महिला ने मनोज से कहा, ए लल्ला तू आ गया, नेकु बाल्टी खींच दे। मनोज ने बाल्टी खींच दी। आदत के अनुसार बूढ़ी महिला ने अपना रटा रटाया आशीर्वाद दे दिया। लल्ला तू फर्स्ट ते पास हो जाओगे। मनोज ने आशीर्वाद सुना तो निराश फीकी हंसी उसके होंठ पर आ गई। तब तक उसके चाचा श्यामवीर कुएं पर आ चुके थे। उन्होंने भी बुढ़िया का दिया आशीर्वाद सुन लिया। उनसे नहीं रहा गया। उन्होंने अपनी आवाज़ को तेज करते हुए सुनाना प्रारंभ किया, जिससे आसपास के खड़े ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन सके। अरे ताई अब आई ताई, अरे ताई अब का फर्स्ट आवेगो। मनोज तो पास ना हो पायो, फर्स्ट की तो बात दूर। वहाँ खड़े सभी लोग ने श्यामवीर द्वारा दी गई जानकारी को सुन लिया था। मनोज अपने इस सार्वजनिक अपमान से आहत हो गया। राकेश के दिमाग में बहुत देर से एक बात रुकी हुई थी। उसने कहा, मैं तो कह रहे हो पढ़ाई लिखाई में अब कुछ कछु ना धरो, BA में चप्पल चटका रहे हैं। मनोज तू तो को काम धंधा शुरू कर दो। मनोज को राकेश का विचार अच्छा तो लगा, पर वह अपने घर की आर्थिक स्थिति जानता था। राकेश धंधे के लिए लाखों रुपए चाहिए, कहाँ से आवेगो। निराश और अनिश्चित मनोज अपने घर पहुंच गया। छोटा भाई दीपक सुबह से गायब था। माँ अपने छोटे बेटे के इस तरह गायब होने से परेशान थी। माँ ने पिता से दीपक के अब तक घर न आने की चिंता व्यक्त की। सवेरे आ जाएगा, परेशान ना हो तू, रोटी बना। इतना कहकर पिता निश्चित भाव से छत पर टहलने चले गए। अगले दिन सुबह 7 बजे दीपक घर आ गया। दीपक अपने किसी दोस्त के यहाँ जौरा चला गया था। दीपक जौरा से खाली हाथ लौट कर नहीं आया था। वह विचारों की नई रोशनी लेकर आया था। वह परिवार को पटरी पर लाने की एक अभूतपूर्व योजना पिता को बता रहा था। उनके पिता से कहा, बल्ले न्यू ब्रांड टेम्पो खरीद रहे हो, इसलिए अपने पुराने टेम्पो बेच रहे हो। 40,000 में महीना के 8-10 हज़ार कहूँ ना गयो, मैं चला ले हो गयो। मनोज ने दीपक की इस योजना में कोई कमी नहीं देखी। वह जानता था कि उसके आसपास के सभी लड़के यही सब काम तो कर रहे हैं। कोई टेम्पो चला रहा है, कोई इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा है। जिसके पास कुछ पैसा अधिक था, उसने जौरा में किराने की दुकान खोल ली। SDT का चलन बढ़ रहा था तो किसी ने STD बूथ डाल दिया। सभी जानने वाले लोग यही सब काम कर रहे थे। जिनके पास ज़मीन थी वे खेती कर रहे थे। मनोज के पिता और चाचा श्यामवीर दोनों के पास खेती के नाम पर केवल 3 बीघा ज़मीन ही थी, जिसमें साल भर के लिए खाने लायक गेहूं के अलावा कुछ नहीं होता। इसलिए नौकरी या धंधे के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। 12th में फेल होने के बाद नौकरी की कोई उम्मीद उसके लिए नहीं बची थी। इसलिए दीपक का प्लान उसे ठीक लग रहा था। लेकिन पिता के पास टेम्पो खरीदने के पैसे नहीं थे। पिता ने बहाना बनाया, टेम्पो चला के घर की इज्जत बिगाड़ेगो, पढ़ो लिखो परिवार है हमारो। पिता का इनकार सुनकर दीपक और मनोज चुप हो गए। पर माँ ने पिता से लोहा लेने का मन बना लिया। वाह, बहुत इज्जत है तुम्हारे घर, जाके उधार मांगती हूँ तब इज्जत ना जावते हो तुम्हारी। मोड़ा मेहनत करके कछु करबे चाह रहे हैं, तुझे मदद करवे की जगह टांग अड़ा रहे हो। माँ का उलाहना सुनकर पिता ने मौन साध लिया। अगले दिन सुबह जब माँ ऊपर कमरे में आई तो उसने देखा कि पिता अपने बैग में कपड़े जमा कर रहे हैं। माँ ने उन्हें कपड़े जमाते हुए देखा तो वह ठगी रह गई। माँ को लग रहा था कि वह पिता को टेम्पो खरीदने के लिए मनाने की कोशिश करेगी, पर पिता जो पिछले 1.25 महीने से नौकरी पर ध्यान दिए बिना घर पर टिके हुए थे, उन्होंने आज अचानक वापसी की तैयारी कर ली। पिता ने कहा, बहुत काम पेंडिंग में है ऑफिस में, मैं अब निकलते हो, जल्दी रोटी बना खाए जाओगे। माँ को पिता पर बहुत क्रोध आ रहा था, लेकिन जाते समय पिता को कुछ सुनाना माँ को उचित नहीं लगा। पिता नौकरी पर चले गए। ऐसा लग रहा था कि उनके साथ ही टेम्पो खरीदने की योजना पर विराम लग गया। लेकिन दीपक के अगली सुबह फिर से जिद करने पर माँ ने दीपक से कहा, बाप तो त्यो इन मौका पे भज गयो, अब मौ से का चाहत है, मैं कहाँ से 40,000 रुपये लाऊं। बहुत देर चर्चा होने के बाद माँ निष्कर्ष पर पहुंची। माँ बोली, 10,000 तो मुँह पे रखे हैं,
30,000 उधार मिल जाओ, जेवर रखे हैं मुँह पे गिरवी रख दूंगी। 40,000 में बल्ले को सेकेंड हैंड टेम्पो आ गया। उम्मीद और विश्वास से भर गया पूरा परिवार। दीपक ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। किराया इकट्ठा करने की जिम्मेदारी कंडक्टर पर पद संभालने वाले मनोज को मिली। अपने गांव से निकलते ही 5 सवारियां मुरैना को की मिल गई। टेम्पो मुरैना की ओर बढ़ गया। मनोज ने नई जिम्मेदारी की जोश के साथ निभाना शुरू किया। उसने सवारी को आकर्षित करने के लिए आवाज़ लगाना शुरू किया। छैरा बागचीनी मुरैना। व्यवसाय की शुरुआत अच्छी रही थी। रात को घर आकर मनोज ने आज की कमाई के 200 रुपये माँ को दे दिए। माँ दोनों बच्चों को इस तरह पैसे कमा कर लाने के कारण भावुक हो गई। दिन भर की मेहनत के बाद मनोज का चेहरा रूखा हो गया। बाल धूल से सन गए, शर्ट मटमैली हो गई, होठ पपड़ा गए। बच्चों की हालत देखकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। मनोज ने माँ को रोते हुए देखा तो उसने माँ को गले से लगा लिया। उसने माँ से कहा, चिंता काहे कर रही है, अब तेरे मोड़ो कमाने लगे। लगभग 1 महीने तक टेम्पो चलता रहा। रोज शाम को 200-250 रुपये दोनों बेटे कमा कर लाते रहे। माँ को लगा यदि इसी तरह टेम्पो चलता रहा तो जल्दी ही उधार पटा दिया जाएगा, फिर 1-2 साल में नया टेम्पो ले लेंगे। पिता की अनदेखी के कारण माँ को अपने बच्चों से उम्मीद थी कि उनकी मेहनत से यह घर फिर से पटरी पर आ जाएगा। आज टेम्पो जैसी ही बागचीनी चौराहे पर पहुंचा। वहां पुलिस की चेकिंग चल रही थी। सिपाही ने मनोज को टेम्पो साइड में लगाने का आदेश दिया। मनोज ने लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन दिखाते हुए सिपाही से पूछा, क्या बात है दीवान जी, हमें क्यों रोक रहे हैं? रोका है, कागज तो पूरे हैं टेम्पो के। सिपाही ने कहा, थानेदार साहब का आदेश है, उनसे जाकर पूछो। सिपाही टेम्पो को स्टार्ट कर 200 मीटर दूर सड़क के किनारे बने बागचीनी थाने में ले जाने लगा। मनोज और दीपक टेम्पो के पीछे दौड़ लगा रहे थे। तभी पास से बालीजी बस सर्विस की बस निकली। उनका कंडक्टर दरवाजे से अपना सिर निकालकर जोर से चिल्लाए, कारे कही थी ना कि जा रोड पे टेम्पो चलाओ, भूल देखो अब चला टेम्पो। वही कंडक्टर था जिसका झगड़ा बल्ले से हुआ था। वह टेम्पो को पहचान गया था। मनोज ने जब उस कंडक्टर की बात सुनी तो समझ गया कि वे लोग बस ऑपरेटरों के षड्यंत्र का शिकार हो गए हैं। थानेदार 55 साल का पका हुआ थानेदार था। वह अपने कमरे में कुर्सी पर बैठा हुआ था। डरते हुए मनोज ने थानेदार से कहा, सर मेरे टेम्पो के सारे कागज सही हैं। फिर भी टेम्पो को थाने में बंद कर दिया गया। थानेदार ने दीवान को आदेश दिया, दीवान जी बाहर फरियादी बैठा है, उसे ले आओ। दीवान एक 20 साल के युवक के साथ वापस आ गया। रात के अंधेरे में सेंधमारी करने वाले इस युवक का नाम दिनेश था, जो कि पुलिस का मुखबिर भी था। थानेदार यादव ने दिनेश को कई कामों के लिए रख रखा था। बदले में उसे सेंधमारी करने का विशेषाधिकार दिया था। थानेदार ने दिनेश से पूछा, बता दिनेश, क्या फरियाद लेकर आया है? दिनेश ने जैसे रटा हुआ वाक्य बोलना शुरू किया, सर मैं और मेरा दोस्त मोटरसाइकिल से जा रहे थे। पीछे से इनके टेम्पो ने टक्कर मार दी। मेरा दोस्त जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। उसकी बागचीनी के ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करके आपके पास आया हूँ। थानेदार ने मनोज को देखकर कहना शुरू किया, सुन लिया तूने? एक तो सड़क पर एक्सीडेंट करता है, ऊपर से जबान चलाता है। मनोज रुआसा होते हुए बोला, सर ये आदमी झूठ बोल रहा है, हमसे कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। थानेदार अब अपने असली रूप में आ चुका था। चुप साले, जबान चलाता है, बंद करो दोनों को, अंदर जेल में सड़ेंगे तब पता चलेगा एक्सीडेंट किया है कि नहीं। बालाजी बस सर्विस के मालिक से प्राप्त फीस के बदले थानेदार ने अपना काम बखूबी कर दिया था। मनोज और दीपक के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों के आंसू बहने लगे, पर थानेदार नहीं पसीजा। दोनों को दीवान ने लॉक अप बंद कर दिया। मनोज और दीपक का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। दोनों डर के मारे कांप रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब कहाँ जाए, किससे मदद मांगे। 2 घंटे बाद दीवान ने मनोज से कहा, तुम दोनों को रात भर थाने में बंद नहीं कर देंगे, यही गनीमत है। थानेदार साहब बहुत रहम दिल है, अब जाओ
लेकिन अब यह टेम्पो तो कोर्ट से ही मिलेगा। दोनों अपनी जान बचाकर भागे। दोनों को पुलिस से यह पहला सामना था। दोनों भाई रोते हुए सड़क पर पैदल जा रहे थे। पीछे थाना छूट गया था। उनके लिए थाना रक्षक नहीं भक्षक बना था। रात हो गई थी, इसलिए अब कोई बस या टेम्पो सड़क पर नहीं था। 10 किलोमीटर पैदल चलकर दोनों अपने गांव पहुंच गए। निराश, थके, दुखी, टूटे हुए, पराजित, आंखें आंसुओं से अब भी भरी हुई थी। माँ को देखकर मनोज फूट फूट कर रो पड़ा। दीपक ने सारी कहानी कह सुनाई। माँ की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। सब ठीक हो जाएगा, चिंता ना करो। रात भर मनोज छत पर खाट पर पड़ा रहा। उसे नींद नहीं आए। वह जागता रहा सारी रात। रात बीत चुकी थी, सुबह हो चुकी थी। कल की बेबसी ने जो आंसू बहाए थे वे सूख चुके थे। जिस सपनों को लेकर नया व्यवसाय शुरू किया गया था, वह सपना टूट गया। पिछले 1 महीने में आर्थिक रूप से बिखरे हुए परिवार को एक दिशा देने की कोशिश की गई थी। उम्मीद बन रही थी, यह अचानक सब धराशायी हो गया। मनोज चाहता था कि कोई उसके मन में उमड़ घुमड़ रहे तूफान को थाम ले। वह अपने दोस्त राकेश के घर चला गया। उसने बिना भूमिका के अपने मन की दुविधा को राकेश से कहना शुरू किया। जो लोग मेहनत करके ईमानदारी से 2 वक्त की रोटी कमाना चाहते हैं, उनको ही पकड़ के थाने में बंद कर दिया जाता है। पुलिस ऐसा सुलूक करती है जैसे हम चोर लुटेरे हों। जिसके पास 5-5 बसें हैं, पैसा है, क्या सड़क उनकी बाप की है? गरीब अपना टेम्पो न चलाए? इतना कहकर मनोज ने राकेश को कल की पूरी कहानी सुनाई। राकेश ने मनोज को अधिक गंभीर होते हुए देखा तो वह माहौल को हल्का करने की कोशिश करने लगा। कोई नई बात, ये तो सब जानते हैं। आज तेरे साथ घटना हो गई तो तू परेशान है गयो। रोज जे लड़ाई झगड़ा है रह गए। गरीबी ऐसे पीस रही है, गरीब व्यक्ति ऐसे ही पीस जाते हैं। मनोज के मन का विद्रोह और भड़क गया। पर ये तो गलत है ना? जो सही ईमानदारी से मेहनत से अपना काम कर रहा है, उसे क्यों सताया जाता है? राकेश ने जीवन का व्यवहारिक ज्ञान सपाट तरीके से मनोज को देने की कोशिश जारी रखी। मनोज, इसलिए आदमी मेहनत करता, पैसा कमातो, अपने मोड़ा मोड़ी पढ़ावतो, नेता पुलिस से दोस्ती करते हो। तुम्हारे पास पैसा होते तो थानेदार के मुंह पे मारते। तुम्हें नेता, विधायक, कलेक्टर, एसपी जानते तो वे थानेदार से तुम्हारी सिफारिश कर देते। पर तुम हो ठन ठन गोपाल, कोई न जानतो तुम्हें, न तुम जानते काहू को। मनोज को यह कड़वी बात पसंद नहीं आई। मतलब पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि झूठे केस न बनाए, गरीबों पर अत्याचार न करे। उसे थानेदार को तो नौकरी से निकाल देना चाहिए। यह नियम और सिद्धांत की बात ही पकड़े हुए था। राकेश ने अब कठोर सच्चाई उसके सामने रख दी। तेरे जैसे लोग गाड़ीबाजी ना कर सकते, मजबूत जिगर वाले चला सकते हैं बस टेम्पो। सवारी बिठाने के चक्कर में गोली भी चल सकती है। पिछले महीना जौरा पुलिया पे चली ना हथी गोली, एक टेम्पो वाले की जांग में घली हुई हती। तू रहन दे, लड़ाई झगड़ा, पुलिस कचहरी, सड़क से मारपीट, जे ते बस के ना है। मनोज कल से जिस घटना के कारण इतना परेशान था, उस घटना को राकेश ने बहुत चलताऊ और रोजमर्रा की घटना मान लिया। पर थानेदार की शक्ल याद कर मनोज को रह रह कर क्रोध आ रहा था। पर मैं उस थानेदार को भूल नहीं सकता। राकेश भी अपने सिद्धांत पर डटा रहा तो ना भूल। सब थानेदार ऐसे ही होते हैं। राजा हरिश्चंद्र ना होत, कुछ अच्छे भी होते होंगे जो सही काम करते होंगे, झूठे केस नहीं बनाते होंगे, कानून के रक्षक होंगे। मनोज के मन ने कल्पना की। मनोज की व्यथा अंधकार में प्रकाश की ओर खोज रही थी। कहीं से वो आश्वासन चाहता था कि न्याय की पक्षधरता अभी जिंदा है। पर राकेश उसे यह तसल्ली किसी तरह देने को तैयार न था। राकेश ने कहा, अच्छे थानेदार मैंने ना सुने पर मैंने सुनो है कि एसडीएम राघवेंद्र सिंह गरीबन की सुनते हो, ईमानदारी से काम करते हो। बड़ी तारीफ सुनी है। तू तो एसडीएम राघवेंद्र से मिल ले, हो सकता है टेम्पो छूट जाए। मनोज को राकेश की यह सलाह पसंद आई। उसकी निराशा राघवेंद्र सिंह के नाम से ही कुछ कम होती मालूम पड़ी। उसे उम्मीद दिखने लगी।
जौरा तहसील कार्यालय में भीड़ बढ़ने लगी थी। मनोज और दीपक अपने टेम्पो को छुड़वाने के लिए एसडीएम राघवेंद्र सिंह से मिलने तहसील पहुंच गए, लेकिन मनोज को समझ नहीं आ रहा था कि वह राघवेंद्र सिंह से टेम्पो छुड़वाने के लिए कैसे सिफारिश करेगा। संकोच के कारण उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। गेट पर दरबान ने उसे एक पर्ची पकड़ा दी, जिस पर अपना नाम, एसडीएम से मिलने का कारण लिखना था। उसने पर्ची पर अपना अपना नाम लिख दिया, लेकिन मिलने का कारण कॉलम में टेम्पो छुड़वाना है ऐसा वह नहीं लिख सका। उसे लगा कि ऐसा लिखने से हो सकता है राघवेंद्र सिंह उसे मिलने के लिए अंदर बुलाने बुलाए ही नहीं, इसलिए उसने पर्ची पर मिलने का एक अलग कारण ही लिख दिया। करियर और पढ़ाई पर चर्चा करना है। मनोज को लगा कि ऐसा लिखने से राघवेंद्र सिंह उसे पढ़ने वाला स्टूडेंट समझेंगे, उससे अच्छे से बात करेंगे। उसने सोचा कि वह मौका मिलते ही एसडीएम सर से टेम्पो छुड़वाने की बात भी कर लेगा। मनोज इसी उधेड़ बून में गेट पर खड़ा था कि अंदर से बुलाया गया। अंदर उसने देखा कि राघवेंद्र सिंह एक ऊंचे डाइट्स के पीछे बैठे हैं। उनका रीडर आज के केस की फाइलें उनकी टेबल पर रख रहा है। राघवेंद्र सिंह ने जब मनोज को और दीपक को अंदर आते हुए देखा तो मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। राघवेंद्र सिंह ने मनोज को देखकर अपने स्टाफ से कहा, ये मनोज है, जौरा का बेस्ट कमेंटेटर। प्रशासक और वकीलों के बीच होने वाले अगले संडे के मैच में मनोज ही कमेंट्री करेगा। मनोज को उम्मीद नहीं थी कि राघवेंद्र सर उसे इतनी इज्जत देंगे। उनका मन गर्व, खुशी और राघवेंद्र सर के प्रति सम्मान से भर गया। दीपक भी अपने मन की खुशी छुपा न सका। फुसफुसाते हुए मनोज के कान में बोला, मुझे लग तो है कि अपने टेम्पो छूट जाएगा। एसडीएम तो तुझे जानते हो है। उसने दीपक को चुपचाप बैठे रहने का इशारा किया। राघवेंद्र सिंह ने मनोज से कहा, आज पहली बार कोई मेरे पास बिना सरकारी काम के आया है, नहीं तो यहाँ तो बंदूक के लाइसेंस या जुआ सट्टा में पकड़े लोगों को छुड़ाने की सिफारिश के लिए ही लोग आते हैं। इतना कहकर राघवेंद्र सिंह हंसते हुए फाइल देखने लगा। रीडर फाइल की ओर इशारा करते हुए बोला, सर यह बागचीनी थाने का केस है, शांति भंग करने का। बागचीनी थाने के थानेदार यादव ने शांति भंग करने का अपराध में एक 40 साल के आदमी को पकड़ लिया था। एसडीएम को यह निर्णय लेना था कि पकड़ा गया व्यक्ति वास्तव में अपराधी है या नहीं। मनोज और दीपक ने देखा कि बागचीनी थाने का थानेदार एसडीएम को सैल्यूट करके खड़ा रहा, बैठा तक नहीं। इसी थानेदार ने टेम्पो पकड़ रखा था। इसी थानेदार की शिकायत लेकर दोनों आए थे। अपने थाने का खूंखार शेर एसडीएम के सामने पूंछ दबाए खड़ा था। एसडीएम ने थानेदार से पूछा, बताइए थानेदार साहब, क्या मैटर है। थानेदार ने कहना शुरू किया, सर मुलजिम मुकेश ने कल अपने मोहल्ले में अपने पड़ोसी नरेश के घर के सामने देसी कट्टे से 2 फायर किए। पुलिस चाहती है कि लोक शांति भंग करने वाले मुकेश को जेल भेज दिया जाए। कोई गवाह है तुम्हारे पास? राघवेंद्र सिंह ने थानेदार से पूछा। जी सर। इतना कहकर थानेदार ने गवाह को बुलाया। गवाह को देखकर मनोज और दीपक चौंक गए। दीपक ने मनोज से कहा, जे तो वही दिनेश है, टेम्पो से एक्सीडेंट की झूठी शिकायत इसी ने की थी। अब मैं समझो, जे आदमी तो थानेदार का पालतू कुत्ता है। झूठी गवाही दे के केस बनवाओ तो आज को केस भी झूठी है। मुकेश बुरो फंसे। थानेदार तो अब मुकेश को जेल पहुंचाने एक बार फिर से देखेंगे। मुकेश बुरो फंसो। थानेदार तो अब मुकेश को जेल पहुंचा के मानव आरोपी मुकेश पर दीपक और मनोज को दया आने लगी। दिनेश ने एसडीएम के सामने अपनी रटी रटाई गवाही दे दी। सर मैं शाम की मजूरी करके साइकिल पर जा रहा था, तभी मैंने देखा कि इस आदमी ने एक घर के सामने देसी कट्टे से फायर कर दिया। मनोज की इच्छा हुई कि वह एसडीएम राघवेंद्र सिंह से कह दे कि यह गवाह झूठा है, मक्कार है, इसका काम ही झूठी गवाही देना। थानेदार भी बहुत बेईमान और लालची है, झूठे केस में लोगों को फंसाता है। पर वह कुछ नहीं कह पाया। कुछ नहीं
पाया। एसडीएम ने आगे की कार्रवाई जारी रखते हुए आरोपी मुकेश से पूछा, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है मुकेश, या तुम्हें जेल भेज दे? एसडीएम की बात सुनकर थानेदार के चेहरे पर चमक आ गई, लेकिन मुकेश डर के मारे थरथरा कर कांपने लगा। घबराए हुए मुकेश ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, सर मैंने कोई अपराध नहीं किया। मेरी पत्नी और मेरी बेटी से पूछ लीजिए। एक औरत और 17-18 साल की लड़की भी कमरे में आ गई थी। औरत ने रोते हुए कहा, हुजूर ये बिल्कुल निर्दोष हैं। वो तो नरेश ने धमकी दी थी कि इन्हें जेल भिजवा के दम लेगा। साल भर पहले नरेश को 10,000 रुपया उधार दिए थे। कई बार मांगने पर भी उसने वापस नहीं दिए। अब पुलिस में फंसाए दे हमें। मनोज को यह केस में अपना केस नज़र आने लगा, जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता थानेदार ने नहीं छोड़ा था। एसडीएम राघवेंद्र सिंह ने गौर से देखते हुए गवाह से पूछताछ शुरू की। गवाह दिनेश, थोड़ा आगे आ जाओ, तुम्हारी शक्ल ठीक से नहीं दिख रही है। दिनेश ने अपनी पतली शुतुरमुर्ग जैसी झुकी हुई गर्दन ऊंची की, पर उसकी आंखें एसडीएम से नहीं मिल पा रही थी। राघवेंद्र सिंह ने कठोरता से पूछा, गर्दन ऊपर करके जवाब दो, महीने में कितने घरों में चोरी करते हो? दिनेश ने अपनी आंखें झुकाते हुए एसडीएम से कहा, सर मैं चोर नहीं हूँ। राघवेंद्र सिंह ने तीखी हंसी हंसते हुए गवाह दिनेश से कहा, पर शक्ल से तो तुम चोर ही दिख रहे हो। दिनेश के चेहरे पर पसीना छलक आया। कुछ देर पहले तक निश्चित खड़ा थानेदार भी असहज महसूस करने लगा। मनोज को समझ में नहीं आया कि राघवेंद्र सिंह केवल शक्ल देखकर दिनेश की वास्तविकता कैसे जान गए। राघवेंद्र सिंह की तीक्ष्ण बुद्धि और आदमी की पहचान पर उसे आश्चर्य हुआ। एसडीएम राघवेंद्र सिंह दिनेश से प्रश्न करना जारी रखा, कहाँ कहाँ गोली चलाई थी इसने? राघवेंद्र सिंह ने मुकेश की तरफ इशारा करते हुए दिनेश से पूछा। दिनेश, सर नरेश के घर पर। क्या तुम नरेश को पहले से जानते थे? राघवेंद्र सिंह ने दिनेश से पूछा। नहीं सर, गवाह दिनेश ने उत्तर दिया। राघवेंद्र सिंह, फिर तुम्हें किसने बताया कि वह नरेश का घर है? इस प्रश्न से शक पकाकर दिनेश ने थानेदार की तरफ देखा। थानेदार के पास भी इस समय कुछ कहने को नहीं था। राघवेंद्र सिंह के सवालों के चक्रव्यूह में झूठा गवाह दिनेश फंस गया। उसकी कलई खुल गई। मनोज को अब सच्चाई जीतती हुई दिख रही थी। थानेदार की बेईमानी और षड्यंत्र पराजित होता हुआ दिख रहा था। एसडीएम राघवेंद्र सिंह ने अब थानेदार सर कहा, यादव जी आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि यह केस आपके द्वारा रचा हुआ झूठा केस है। इस गवाह दिनेश ने कोई भी घटना होते हुए नहीं देखी। यह झूठ बोल रहा है। इतना सुनते ही मनोज की इच्छा हुई कि खड़े होकर तालियां बजा दे। आज एक ईमानदार सरकारी तंत्र ने एक बेईमान सरकारी तंत्र को कटघरे में खड़ा कर दिया। टेम्पो पकड़े जाने के बाद से उसके मन में यही बात चल रही थी कि गरीबों और कमजोरों को कौन रक्षक होगा। यदि किसी के पास यदि किसी के पास पुलिस को देने के लिए पैसा नहीं है या नेता अफसर की सिफारिश नहीं है तो उसे कभी भी थाने में बंद कर दिया जाएगा। आज राघवेंद्र सिंह ने गरीबों पर होने वाले अत्याचार को एक झटके में खत्म कर दिया। कोई तो है जो ढाल बनकर खड़ा, सच्चाई के पक्ष में, झूठ के विरुद्ध। वह राघवेंद्र सर में एक ईमानदार और संवेदनशील प्रशासक देख रहा था। राघवेंद्र सिंह ने अपनी रीडर को ऑर्डर लिखवाया, केस समाप्त किया जाए। मुकेश ने कोई अपराध ही नहीं किया है, उसे छोड़ा जाए। इस गवाह दिनेश पर झूठी गवाही देने का केस चलाने के लिए पुलिस को निर्देश दिया जाता है। पुलिस विभाग को लिखा जावे कि थानेदार यादव पर एफिडेविट केस के लिए डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चलाई जावे। चलिए केस खत्म हुआ। इतना कहकर राघवेंद्र सिंह ने केस की ऑर्डर शीट पर साइन करके फाइल रीडर के पास अपनी टेबल के नीचे पटक दी। मनोज इस केस को देखकर अभिभूत हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी कोई व्यक्ति सच और झूठ का निर्णय कर सकता है। इतनी जल्दी किसी झूठे और मक्कार आदमी को सजा मिल सकती है। इतनी जल्दी किसी सच्चे और मजबूत आदमी को न्याय मिल सकता है। वह अपने टेम्पो को सिफारिश को भूल गया। वह तो आनंद और आश्चर्य की अलग ही दुनिया में पहुंच गया। मनोज, तुम अपने करियर के बारे में बात करना चाहते थे? राघवेंद्र सिंह उसके आने का कारण भूले नहीं थे। जी सर मनोज जैसे किसी स्वप्न से जागते हुए कहा। उसकी स्वीकृति में सच्चाई भी थी। वह सचमुच अपने भविष्य की दिशा तलाशने की कोशिश कर रहा था। वह पर 12th में फेल होने के बाद वह अभी दिशाहीन सा भटक रहा था। सर मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ। राघवेंद्र सिंह के सम्मोहन के जादू से अचानक उसके मुंह से निकल पड़ा। पर 12th फेल मनोज को पता नहीं था कि कैसे बनते हैं एसडीएम। वह तो बस राघवेंद्र सिंह और उनके पद के आकर्षण में
बध सा गया था। बहुत बढ़िया, लक्ष्य को हमेशा ऊंचा बनाना चाहिए। अगर कोई ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं। कर किस क्लास में पढ़ते हो तुम? राघवेंद्र सिंह ने मनोज को का उत्साह बढ़ाते हुए कहा। कुछ देर पूर्व नीली डगर पर ले जाने वाले मनोज को राघवेंद्र सिंह ने अचानक कठोर कांटों वाले यथार्थ पर ला पटका। सर, अभी अभी 12वीं की परीक्षा पास की है। मनोज ने अपने आदर्श राघवेंद्र सिंह से बड़ा झूठ बोल दिया। उसे लगा कि यदि उसने सच बोला कि कुछ दिन पहले ही वह 12th में फेल हुआ है और अब टेम्पो चला रहा है और टेम्पो छुड़वाने की सिफारिश करने आया है, तो शायद राघवेंद्र सर उसे अब अपने पास बैठने के लिए नहीं कहते। अपनी हीनता की पीड़ा को झूठ के सहारे वह मिटाना चाह रहा था। मनोज स्टेट सर्विस में जाने के लिए पीएससी की परीक्षा देनी पड़ती है। पीएससी में सिलेक्ट होकर डिप्टी कलेक्टर बनते हैं। तहसील में काम करने वाले डिप्टी कलेक्टर को एसडीएम कहते हैं। राघवेंद्र सिंह ने बहुत सरल तरीके से उसे समझाया। सर, कैसे पास करते हैं पीएससी? मनोज किसी रहस्यमयी राह पर आगे बढ़ रहा था। कोई भी अपनी मर्जी के 2 विषय लेकर परीक्षा देनी पड़ती है, साथ में जनरल नॉलेज का भी पेपर होता है, राघवेंद्र सिंह ने कहा। मनोज को यह जानकर अच्छा लगा कि पीएससी में गणित और अंग्रेजी का बहुत बड़ा रोल नहीं है। हिंदी, साहित्य और इतिहास जैसे सरल विषय लेकर भी डिप्टी कलेक्टर बन सकते हैं। राघवेंद्र सिंह ने बताया कि उन्होंने खुद मैकेनिकल से इंजीनियरिंग करने के बाद हिंदी, साहित्य और इतिहास विषय लेकर पीएससी परीक्षा पास की थी। इसके बाद राघवेंद्र सिंह पीएससी की परीक्षा पद्धति और पढ़ाई के तरीके के बारे में देर तक मनोज को बताते रहे। कुछ महीने पहले 12th में फेल हुए निराश मनोज को राघवेंद्र सिंह ने दूर झिलमिलाती धुआं धुंधला सा कोई सपना सौंप दिया। उस सपने को मन में बसाए वह अपने घर लौटा। टेम्पो को छुड़ाने की कोई सिफारिश नहीं हो पाई। दीपक पूरे रास्ते उसको गालियां देता रहा। उत्साहित मनोज राकेश के घर पहुंच गया। विष्णु भी वहीं बैठा हुआ था। राकेश अपनी भैंस को चारा खिला रहा था। मनोज ने अपने मन की इच्छा राकेश से कह दी। राकेश, मेरी इच्छा राघवेंद्र सर जैसा एसडीएम बनने की है। राकेश ने चारा खाते हुए अपनी भैंस को देखते हुए मनोज से कहा। तो बन जाएगा, बा में कौन सी बड़ी बात है। ऊपर से कौ ना आवते, आदमी ही बनते हैं एसडीएम। विष्णु को कुछ दिन पहले ही 12th फेल हो चुके मनोज के मुंह से इतनी बड़ी इच्छा सुनकर अच्छा नहीं लगा। मनोज 12th पास तो कर नहीं पाया, चला है डिप्टी कलेक्टर बनने के सपने देखने। ऐसा सोचकर विष्णु जोर जोर से ताली बजाकर हंसने लगा। विष्णु से रहा नहीं गया। उसने दोनों को सुनाते हुए कहा, मनोज, तू अपनी औकात में रहकर बात कर। डिप्टी कलेक्टर तो बहुत बड़ी बात है। सॉरी, तुम तो पटवारी भी तुम तो पटवारी भी नहीं बन सकते। 12th पास कर नहीं पाए तुम। लाखों लोग परीक्षा देते हैं, तब 10 लोग बनते हैं डिप्टी कलेक्टर। आदमी को उतने बड़े सपने ही देखना चाहिए जितनी उसकी हैसियत हो। विष्णु ने मनोज के मन में पल रहे सपने को चकनाचूर करने की कोशिश की। विष्णु की बात सुनकर मनोज का जैसा स्वप्न भंग हो गया। उसे लगा कि जो लड़का 12th में ही फेल हो गया हो, क्या उसे इतने बड़े सपने देखने का हक है। निराश मनोज सर झुकाकर बैठ गया। लेकिन राकेश विष्णु की बातों से अप्रभावित रहा। मैं तो अब भी जड़ कहूँगे कि आदमी मेहनत करेगा तो कछु भी बन सकते हो। विष्णु को राकेश की बात में अपनी पराजय महसूस होने लगी। उसने अब राकेश पर व्यक्तिगत आक्रमण करने का मन बना लिया। राकेश, तू तो भाई चरा, तू क्या जाने पढ़ाई लिखाई की बातें। मैं 12th में फर्स्ट क्लास पास हुआ हूँ। अब मैं डिप्टी कलेक्टर बनने की नहीं सोच पा रहा हूँ। ये 12th फेल मनोज कैसे बन पाएगा डिप्टी कलेक्टर। राकेश अपनी आदत के अनुसार शांत रहा। वह विष्णु के आक्रमण से राकेश भड़का नहीं। मनोज के मन में कुछ देर पहले आया उम्मीद का झिलमिलाता प्रकाश चकनाचूर अचानक दूर हो गया। विष्णु ने अपने विचारों से मनोज के मन में कुछ देर पहले उठे उत्साह के तूफान को ठंडा कर दिया। वह सपनों की रंगीन दुनिया से अचानक यथार्थ की जमीन पर आ गिरा। मैं तो अनपढ़ गवार हूँ। मैं तो जो समझा आतो है बोल देते हो। तो बुरा ना मानो विष्णु। राकेश ने पराजय स्वीकार करने के भाव से कहा। मनोज और राकेश पर अपनी विजय से प्रसन्न विष्णु
ने मनोज की को सलाह दी, देख मनोज, तो इस जन्म में तो 12th पास कर ना पाओगे, इसलिए नौकरी करने के शेख चिली के सपने देखना तू छोड़ ही दे। मैं तेरा दोस्त हूँ, तुझे सही सलाह देता हूँ। अपने गांव में नाश्ते की अच्छी दुकान नहीं है, बढ़िया गर्म पकौड़े, समोसे और जलेबी की बहुत डिमांड रहेगी। गांव में टेम्पो चलाने से अच्छा काम रहेगा तेरे लिए। राकेश को विष्णु का यह सुझाव पसंद नहीं आया। उसने कुछ देर सोचकर विष्णु से कहा, विष्णु तू परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। तू एक काम कर, मेरी भैंस को थोड़ा चारा डाल दे, मैं तब तक बछिया को बांध देता हूँ, दे दो। अपनी विजय से प्रसन्न विष्णु ने चारा लिया, भैंस के सामने टंकी में डालने लगा। भैंस ने राकेश के स्थान पर अपरिचित विष्णु को देखा तो बिगड़ गई। उसने अपनी गर्दन हिलाई और विष्णु को सींग मारने के लिए झपटी। विष्णु इस अप्रत्याशित आक्रमण से संभल नहीं पाया और वह पीठ के बल गिर पड़ा। राकेश और मनोज को भी इस तरह की दुर्घटना का आशंका नहीं थी, पर जब उन्होंने देखा कि विष्णु जमीन पर चित पड़ा है और भैंस उसे फिर से मारने के लिए अपनी रस्सी को झटके दे रही है, तो दोनों ने लपक कर विष्णु को उठा लिया। विष्णु की सांसें तेज चलने लगी। होश में आते ही उसने पूरी घटना का जिम्मेदार राकेश को घोषित कर दिया। विष्णु अब राकेश को खरी खोटे सुनाने लगा। राकेश ने मंद मंद मुस्कुराते हुए अपनी सफाई दी, शुरू में 2-3 बार तो मुझे भी पटक दिया था रूपा ने, पर धीरे धीरे मोह पहचानने लगी। पहले बार खूंटा छुड़ाकर भागती थी। इतना कहकर राकेश भैंस की गर्दन पर हाथ फेरता रहा। भैंस काफी देर तक राकेश का स्पर्श महसूस कर अपनी गर्दन हिलाती रही। विष्णु जे भैंस भी लगातार अभ्यास से जा खूंटे पर रखना सीख गई। जानवर भी लगातार एक ही काम करते करते सीख जाते हैं। हम तो फिर भी आदमी हैं, आदमी के लिए कुछ भी काम कठिन ना है। राकेश ने एक आक्रमण विराम के बाद अपने मन में बहुत देर से रुकी कोई बात विष्णु से कही। विष्णु को उम्मीद नहीं थी कि अनपढ़ राकेश भैंस के उदाहरण से पढ़ाई और सफलता के सिद्धांत की बात समझाएगा। राकेश की बात सुनकर मनोज ने उसे गले लगा लिया। मनोज के मन में छाई घोर निराशा के बीच एक बार फिर उम्मीद की किरण फूट पड़ी। मनोज घर चला गया। रात भर वह छत पर लेटा अपने सुदूर सपने में खोया रहा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। वीडियो पसंद लगे, उपयोगी लगे तो एक प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।